everyone, my name is Sakina. Welcome back to my channel. So today we're going to study the next part of my class 12 NCERT Political Science series and आज हम the end of bipolarity के next 2 topics पढ़ने वाले हैं and trust me this is going to be one of the most amazing lectures of all time because आज मैं Gorbachev and the disintegration पढ़ाऊंगी and according to me it's one of the most funniest topics of class 12 NCERT, so you have to watch this video till the end. कुछ खाने पीने का लेके आ जाओ and let's just study. It's going to be incredible session. And the second topic that we're going to study today is why did the Soviet Union disintegrate. To be honest, it is one of the most important topics of this chapter because ये आपके बोर्ड्स में आता ही आता है, या तो 5 नंबर में आएगा या तो 8 नंबर में. एंड मैं आपको पूरा उसके हर एक रीजंस बताऊंगी. पहले तो हम पढ़ेंगे कि गॉर्बाचेव कौन थे, हम हमेशा उनका नाम डिसइंटीग्रेशन के वक्त पर क्यों लेते हैं, और फिर व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट में हम पूरा पढ़ेंगे कि उसके पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, इकोनॉमिक रीजंस क्या थे, और क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारे इतना प्यारा जो देश था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, तहस नहस हो गया. सो या मैंने आज का इंट्रो अच्छे से आपको दे दिया है. द ड्रिल इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम. आई एम गोना प्रिटेंड दैट यू गाइज आर हियर विद मी एंड यू आर गोना प्रिटेंड दैट आई एम देयर विद यू. यू गॉट द असाइनमेंट, यू गॉट द ड्रिल, और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे नोट्स PDF के फॉर्म में आराम से मिल जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट. अब अपनी NCERT लेके बैठ जाओ आराम से, अंडरलाइन करते रहना. So we're gonna start with Gorbachev and the disintegration, and at the starting of the video I did say that this is one of the most funniest topics of class 12 NCERT. तो ऐसा मैंने क्यों कहा, दीदी इसमें ऐसा क्या फ़नी है जो आप इतना हंस रहे हो, हमें भी बताओ. तो ये सस्पेंस था, मैं ब्रेक करती हूँ. Mikhail Gorbachev was the general secretary of USSR and he was the last one, and to me he is one of the most spookiest person that you will ever find in the history. मतलब हम सब जनजीज हैं, हमने वो मीम अच्छे से देखा है. वो है ना एक मीम जो बहुत फेमस है कि कुछ अच्छा करने जाते हो तो कुछ कांड हो जाता है. आई थिंक कि मिखाइल गॉर्बाचेव पर वो लाइन सूट करती है. मतलब शायद उन्होंने ही ये मीम बनाया मगर ये अब जाके फेमस हुआ है. दिस लाइन सूट्स हिम अदर देन एनीवन एल्स. के ऊपर ही सूट करता है कि कुछ अच्छा करने जा रहा था और कुछ कांड हो गया. बेसिकली मैं थोड़ा सा अभी बता देती हूँ दैट ही वाज द फर्स्ट लीडर हु वांटेड टू चेंज USSR. उन्हें पता चल गया था कि यार मेरे जो लोग हैं वो खुश नहीं हैं, मुझे अपने देश को बदलना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है. उनकी सोच तो बहुत ही खूबसूरत थी, हमें उन्हें इस बात की दाद देनी चाहिए. पर बेचारे ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अगर वो कुछ अच्छा काम करने चलेंगे, वो रिफॉर्म्स लाते हैं कुछ बहुत खूबसूरत से, पर उन रिफॉर्म्स की वजह से किसी ने पूरी दुनिया में बिल्कुल नहीं सोचा था कि इनके वजह से, इन रिफॉर्म्स की वजह से इनका पूरा का पूरा जो देश है वो ही बिखर जाएगा. सीरियसली ये ऐसा कुछ करने चले जाते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा USSR ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है. तो इसमें अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना तो हंसी ज़रूर आएगी. एंड नाउ आई डोंट नो, लाइक मैंने बोल दिया है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पूकिएस्ट लीडर्स, तो मैं नॉर्मली इसे पढ़ाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत स्टडीज़ वगैरह कर चुके हैं, स्कॉलर्स एंड ऑल. वो कहते हैं कि शायद मिखाइल गॉर्बाचेव नाटक कर रहे थे, वो अच्छे नहीं थे एंड ऑल. बट मैं आपको सीधा सीधा NCERT से पढ़ाने वाली हूँ, और NCERT के थ्रू अगर पढ़ोगे उसके लाइन्स के थ्रू तो तुम्हें हंसी ज़रूर आएगी. तो एकदम कहानी की तरह पढ़ेंगे आराम से, मज़े से. तो मैंने छोटा सा और इंट्रो अच्छे से दे दिया है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो आज का हमारा पहला पॉइंट है कि मिखाइल गॉर्बाचेव बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985 एंड ही सॉट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम. यानी कि जो मिखाइल गॉर्बाचेव हैं वो 1985 में जाके हमारे जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, और ये ईयर आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि आपके CVT में आ सकता है आराम से. एंड ही वांटेड टू रिफॉर्म दिस सिस्टम, यानी कि वो अपने देश में, अपने USSR में बदलाव करना चाहते थे. वो ऐसे पहले लीडर थे जिनको अच्छे से समझ आ गया था कि यार अगर हमें USA को टक्कर देनी है तो हमें उनके बराबर आना पड़ेगा, हमें अपने सिस्टम को बदलना पड़ेगा. ही सॉट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ही बिलीव दैट रिफॉर्म्स वर नेसेसरी to keep the USSR abreast of the information and technological revolutions taking place in the West. वो ये बिलीव करते थे कि अगर हमें USA को टक्कर देनी है तो हमें रिफॉर्म्स यानी कि बदलाव की ज़रूरत है. USSR को, US को अगर टक्कर देनी है तो हमें उनके लेवल पर आना पड़ेगा. हम उनको सिर्फ मिलिट्री में ही टक्कर दे रहे थे, मिलिट्री आर्सनल्स बना पा रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स बना दे रहे थे कभी कभी, पर बेस्ट जो है वो आराम से मज़े में अपनी टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन इतनी बढ़िया कर चुका था, इतना ज़्यादा पावरफुल था. और जो हमारे ईस्ट वाले हैं, जो हमारा USSR है, वो एकदम उनसे 10-15 कदम पीछे चल रहा था. तो मिखाइल गॉर्बाचेव का ये मानना था लाभ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें USA जैसे नेशन को टक्कर देना है. तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीपल हैड मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस डिसीजन. द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर अ पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट एंड द सोवियत कंट्रोल.
जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि यार हम खुश हुए या उदास हुए इस डिसीजन से। तो जो ईस्ट यूरोपियन वाली कंट्रीज़ थी ना वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार अब हमें सोवियत कंट्रोल के साथ नहीं रहना, अब हमें सोवियत यूनियन के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं रहना, और वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनना। अनलाइक इन द पास्ट, द सोवियत यूनियन अंडर Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred and the communist regimes collapsed after one another। कि जब भी कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता है ना सोवियत यूनियन में, ये लोग उसे सरप्रेस करवा देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि ये लोग बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव थे, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक थे, ये अपने लोगों को बोलने की भी आज़ादी नहीं देते। पर जैसे मैंने कहा ना कि हमारे Gorbachev बहुत क्यूट हैं, बहुत पोकी से थे, तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें प्रोटेस्ट करना है, तुम्हें बुरा लग रहा है, चलो तुम कोई बात नहीं, तुम प्रोटेस्ट करो, तुम अपनी आवाज़ उठाओ, मैं तुम्हें खुली छूट दे रहा हूँ। तो Gorbachev ऐसा करते हैं, वो उन प्रोटेस्ट को रोकते नहीं हैं बिल्कुल भी। वो सोवियत आर्मी को कहते हैं कि अरे तुम शांत हो जाओ, बिल्कुल भी तुम्हें इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। और जब वो ऐसा करते हैं ना तो थोड़ा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद सारे के सारे जो कम्युनिस्ट रिजाइम्स थे एक के बाद एक सब बिखरने लग जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर लोग प्रोटेस्ट करेंगे, इतना ज़्यादा अनरेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली चीज़ें बिखरेंगी। तो यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा पूरा डिसइंटीग्रेशन। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ही इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। यानी कि हमारे जो मिखाइल Gorbachev है वो दो तरह के रिफॉर्म्स लाते हैं। पहला था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको हम कहते हैं पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। तो ही वांटेड टू रीस्ट्रक्चर द होल इकोनॉमी ऑफ यूएसएसआर, बिकॉज जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी ना वो एकदम स्टैग्नेंट हो गई थी, ग्रो नहीं कर रही थी, पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे थे। Gorbachev के मन में आता है क्यों ना हम अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करें। तो ये था हमारा पहला रिफॉर्म। और जो दूसरा रिफॉर्म है जो हमारे Gorbachev लाते हैं वो था पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल रिफॉर्म में ही इंट्रोड्यूस ग्लासनोस्ट द पॉलिसी ऑफ ओपननेस, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि यार यहाँ पर लोगों को बोलने की भी आज़ादी नहीं होती थी। पर जो हमारे Gorbachev है, लाइक I said he was a bit of a pookie, तो उन्होंने लोगों को बोला अच्छा तुम्हें बोलना है, चलो मैं तुम्हें बोलने की आज़ादी देता हूँ। तो ही वांटेड ओपननेस। और ये ना डेमोक्रेटाइजेशन भी करते हैं अपनी कंट्री का। वो कहते हैं कि चलो मैं तुम लोगों को थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी भी दे दूंगा। और बहुत सारी जगहों पर अब यूएसएसआर में इलेक्शंस होने लगे। मतलब तुम समझ रहे हो कितना ज़्यादा बड़ा चेंज है। एक देश जहाँ पर सोशलिज्म फॉलो होता है, जहाँ पर वन पार्टी सिस्टम फॉलो होता है, वो इतनी ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, ब्यूरोक्रेटिक है, पर अब वहाँ पर ओपननेस है, इकोनॉमी रिस्ट्रक्चर हो रही है और डेमोक्रेसी आ रही है धीरे धीरे उस कंट्री में। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। तो ऐसा है कि जो लीडर्स है ना कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही, वो ही अपोज करने लग जाते हैं इन सारे के सारे रिफॉर्म्स को। वो मानने लग जाते हैं कि अरे Gorbachev तुम पागल हो गए हो क्या, ये रिफॉर्म्स कर क्यों रहे हो? क्योंकि उनके हाथों से तो पावर जा रही थी। वो चाहते थे कि उनके लोग एकदम कुछ ना बोले, वो तो अथॉरिटी चाहती थी। पर हमारे Gorbachev उनको आज़ादी दे रहे थे बोलने की, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ जाता है। दे वर लाइक तुम लोगों को इतनी आज़ादी क्यों दे रहे हो, तुम क्यों रिफॉर्म्स कर रहे हो फालतू के। द नेक्स्ट पॉइंट इज अ coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners। coup मतलब होता है गाइस तख्ता पलट। यानी कि जब आप अपने उस लीडर के खिलाफ कुछ बगावत करते हो या कोई साजिश रचते हो, उसको हम कहते हैं coup। तो ये जो coup है ना वो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स ने, ये हार्डलाइनर्स क्या होता है दीदी? हार्डलाइनर्स मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, उन्होंने Gorbachev के अगेंस्ट तख्ता पलट करने की कोशिश की। उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश रची Gorbachev के अगेंस्ट। उन्हें लग रहा था कि Gorbachev जो एकदम पागल हो गया है, हमारी सरकार गिरा देगा, रिफॉर्म्स लाने के चक्कर में सब कुछ तहस नहस कर रहा है, इसको हटाओ। ये पॉइंट आता है कि द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी एनीमोर। यानी कि लोगों ने ना उस वक्त तक अब आज़ादी चख लिया था। एक बार आज़ादी को चख लेते हो ना, आप उसका जायका कभी भी भूलते नहीं हो, इतना लाजवाब होता है वो। इन अ वे इट मीन्स कि लोगों को ना उस टाइम पर फ्रीडम मिल चुकी थी, क्योंकि Gorbachev आए, उन्होंने ना असलियत बता दी कि सुनो सुनो वेस्ट वाले तुम लोगों से अच्छा जी रहे। और उन लोगों को जैसे ही पता चला, उन्होंने एक शॉक लगी। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे भी कि शॉक थेरेपी वगैरह हुई, पर इन अ वे समझो कि लोगों को पता चल गया था कि फ्रीडम होती कैसी है। और एक बार जब आप आज़ादी चख लेते हो, आप बंदिशों में कभी रहना पसंद नहीं करोगे। आप जिसे कहते हैं ना हथकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंडकफ्स में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करोगे। तो लोगों में आया कि यार अब तो हमें कम्युनिस्ट पार्टी का रूल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अब तो हमें आज़ादी चाहिए। अब हमारा टॉपिक है coup by कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स एंड इट्स आफ्टरमैथ। यानी कि ये जो तख्ता पलट हुआ वो कैसे हुआ और
और उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो पहला पॉइंट है हमारा कि बोरिस येल्टसिन इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस coup। बोरिस येल्टसिन करके एक हमारे बहुत ही अच्छे से लीडर थे, वो रशिया में इलेक्शन जीतते हैं और पूरी ना दुनिया एकदम पागल सी हो जाती है यूएसएसआर की। वो उस कूप को अपोज करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये कूप नहीं चाहिए, हमें कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए। और जब ये इतना बड़ा काम करेंगे तो वो एक नेशनल हीरो की तरह इमर्ज हो जाते हैं, एक नेशनल लीडर की तरह। लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लोगों को लगता है कि चलो फाइनली हमें कोई मिल गया जो हमारी सुनता है, जो हमें समझता है, तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं। नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्टसिन won a popular election began to shook off the centralized control। जो हमारे बोरिस येल्टसिन है वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इलेक्शन जीतते हैं रशिया में, पसंदीदा लीडर होते हैं ये, और जैसे ये जीतते हैं ना पूरा का पूरा यूएसएसआर जो है ना एकदम हिल जाता है, ये सबको हिला डालते हैं। अब हमारा पॉइंट है कि पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves as a sovereign state। दीदी sovereign मतलब क्या होता है पहले ये समझाओ। तो गाइस sovereign मतलब होता है the power of a nation to rule themselves and their power to manage their own internal एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। हमारे भारत का जब आप संविधान खोलोगे तो संविधान में सबसे पहले हमें प्रियम्बल दिखता है। प्रियम्बल में ये बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड लिखा गया है कि इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, यानी कि इंडिया हैज़ द पावर टू रूल देमसेल्व्स। कोई बाहर का इंसान, एक्चुअली आई पोक माई सेल्फ शिट, कोई बाहर का बंदा आके, कोई बाहर का देश आके हमें ये नहीं कह सकता कि इंडिया तुम ये करो वो करो। हम आज़ाद हैं, हम अपने अफेयर्स खुद संभाल सकते हैं। सेम एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि जो ये यूरोपनाइज पार्ट था ना, जो सोवियत ब्लॉक के पार्ट थे, कि यार अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हमें सोवियत यूनियन के साथ नहीं रहना है, और वो खुद को एज अ सॉवरेन स्टेट देख रहे थे। और जो पावर है वो सारी की सारी धीरे धीरे इनके पास जाने लगी थी, और यहाँ पर लोग जो है प्रोटेस्ट करने लग गए थे और खुद को ये लोग एज अ सॉवरेन स्टेट देख रहे थे। Our next point is, although the Central Asian republics did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation, तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी ना, इनका ऐसा था कि ये हमारे सोवियत यूनियन से अलग नहीं होना चाहते थे और जुदा नहीं रहना चाहते थे। क्यों दीदी, ऐसा क्यों है? तो ये सारे नेशन ना स्तान नेशन थे, ये अजरबैजान वगैरह भी इनमें आते हैं। तो यहाँ पर जो है इस्लामिक ट्रेडिशंस फॉलो होते थे, और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सट्रीमिस्ट थे। जो हमारे सोवियत यूनियन था, यहाँ पर मोस्टली एथिस्ट लोग रहते थे, भगवान में बिलीव नहीं करते थे, या फिर यहाँ पर कैथलिक एंड क्रिश्चियनिटी ये सब था। तो पूरी दुनिया जो है वो देख ही रही थी कि डिसइंटीग्रेशन कैसे होगा, और बहुत सारे स्कॉलर्स ने प्रेडिक्ट किया था कि जब होगा ना डिसइंटीग्रेशन, सबसे पहले सेंट्रल एशियन कंट्रीज आज़ादी मांगेगी। पर टू द सरप्राइज ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज चाहती ही नहीं थी कि वो सोवियत यूनियन से अलग हो। अब ऐसा क्यों? जैसे आप जान रहे हो कि रशिया में तो हमारे बोरिस येल्टसिन आ गए, पर यहाँ पर ऐसा कोई लीडर नहीं था जो अपने नेशन को हैंडल कर सके। तो उनका ये था कि यार अगर हम भाईचारे में रहेंगे ना, साथ में रहेंगे यूएसएसआर के, तो यूएसएसआर हमारा ख्याल रखेगा। और यूएसएसआर रखता भी था, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे रिसोर्सेज थे। जैसे मैंने कहा कि इन नेशंस में रिसोर्सेज भर भर के थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, इसीलिए यूएसएसआर इनका ख्याल रखता था। यूएसएसआर को ये अपना बड़ा भाई मानते थे। है कि इन 1991 December, अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्टसिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, 3 major republics of the USSR declared that the Soviet Union was disbanded। दीदी ये क्या हो गया अचानक से, ये तो बताओ। तो ऐसा होता है कि दिसंबर 1991 आते आते ना 3 हमारे जो मेजर रिपब्लिक्स होते हैं येल्टसिन के लीडरशिप के अंडर, वो थे हमारे रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। ये तीनों जो रिपब्लिक्स हैं ना, ये घोषित कर देती हैं कि अब हमारा जो सोवियत यूनियन है वो डिसबैंड हो रहा है और हम उसको पूरा का पूरा तोड़ रहे हैं। 1917 के बाद से बनना शुरू हुआ, 1991 में टूट जाता है। आगे हम पढ़ने वाले कि व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। इमेजिन करो कि बहुत ज़्यादा ब्लर्ड पिक्चर है और मैं धीरे धीरे उसको स्लेट लगा के क्लीन कर रही हूँ कि दिसंबर 1991 आते आते लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें सोवियत यूनियन को डिसबैंड ही कर दो, हमें रहना ही नहीं है इनके साथ। और उसी से नेक्स्ट पॉइंट है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैन्ड। कम्युनिस्ट पार्टी हमारे व्लादिमीर लेनिन के टाइम पर बनी थी, जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन किया था, वो अब जाके टूट जाती है। जो इतने सालों से रूल कर रही है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी, उसको हम बैन कर देते हैं। यानी कि लोग इतना ज़्यादा तंग आ चुके थे, उनको था कि अब हमें इस अथॉरिटेटिव रजीम में नहीं रहना है। एक पार्टी जो रूल कर रही थी पूरे के पूरे यूएसएसआर में, वॉर्सो पैक्ट के नेशंस में और सोवियत ब्लॉक में,
वो हम बैन कर देते हैं, इस पार्टी का रूल हम खत्म कर देते हैं। हमारा आखिरी पॉइंट है कि कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। जब सोवियत यूनियन डिसबैंड हो जाता है, जब खत्म हो जाता है, तब ये सारे रिपब्लिक्स ना, क्योंकि ऐसा हो गया कि सोशलिज्म खत्म हो गया है, कम्युनिज्म खत्म हो गया है और यूएस की जीत हो गई है। यूएस का कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जीत चुकी है, क्योंकि लोग इतना तंग आ चुके थे, देवर लाइक कि हमें कम्युनिज्म में नहीं रहना है, हटाओ, हमें भी वेस्ट जैसा बनना है, हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। और सारे की सारे ये जो कंट्रीज थे, सोवियत ब्लॉक के भी हों या फिर वॉर्सो पैक्ट का पार्ट हो, सब जो हैं, जो यूएसएसआर के मेंबर्स भी थे, ये 15 रिपब्लिक, तो यहाँ पर पहले कम्युनिज्म और सोशलिज्म फॉलो हो रहा था, वो पूरा हटा देते, हमारा कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अपने देश में ले आते। तो अब ऑब्वियसली आप जानोगे आगे कि ऐसा होता कैसा है, कि रातों रात तो हो नहीं जाएगा। 1917 से लेके यहाँ पर 1991 तक सोशलिज्म और कम्युनिज्म चला है, तो आसान तो नहीं होगा कि आप एक ही रात में कैपिटलिज्म ले आओगे, डेमोक्रेसी ले आओगे। ट्रांजिशन को ना, कि कम्युनिज्म से ये लोग कैसे हमारे कैपिटलिज्म में गए, इसको हम कहते हैं शॉक थेरेपी। जब कोई इंसान मर जाता है उसको हम शॉक थेरेपी देते हैं ना, एक इलेक्ट्रिक वो होता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, जैसे ही उसको हम हार्ट में मारते हैं अचानक से हमारा हार्ट रीबीट करने लग जाता है, तो वही होता है। इन सारे नेशंस को ना शॉक थेरेपी दी जाती है, जिसके बाद ये लोग कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी फॉलो करेंगे। तो हम पूरा पढ़ेंगे आगे, अभी मैंने छोटा सा आपको क्लिप्स दिया है और ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन वाला। तो आई होप गाइज आपको थोड़ी हंसी तो आई होगी। मतलब आप इमेजिन करो कि गोर्बाचेव कितने क्यूट से थे, उन्होंने सोचा कि यार हमारा जो नेशन है इसमें लोग इतने ज़्यादा दुखी होकर जी रहे हैं, क्यों ना मैं थोड़े से रिफॉर्म्स ले आऊँ और अपने देश को बदल दूँ। वो चाहते तो थे अपने देश को बदलना, पर उन्होंने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था, नाइदर ही नॉर एनीवन हैड एंटिसिपेटेड कि ऐसा रिजल्ट निकलेगा। उनकी वजह से उनका पूरा देश ही बिखर जाएगा। इतना फनी सिचुएशन होगा और पूरी दुनिया कितना शॉक में होगी कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे विच इज़ द डिक्लेरेशन पार्ट, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला पॉइंट है गाइस, द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर and the formation of the Commonwealth of Independent States (CIS) came as a surprise to the other republics, especially to the Central Asian। मुझे इस एनसीईआरटी की लाइंस बहुत ज़्यादा पसंद है, पर कभी कभी ना लोग ऐसी लाइंस लिखते हैं जो लोगों के ऊपर से चले जाते हैं। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था आई वाज लाइक ये क्या बोल रहे, कुछ समझ ही नहीं आया। तो इसका मतलब वैसे कुछ नहीं है, जस्ट इमेजिन करो कि हम लोग 15 दोस्त थे और हम क्लास में साथ में पढ़ते थे, पर अब हम सबकी जॉब लग गई है और हम एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। पर व्हाट्सएप ग्रुप में ना हम अपने कुछ दोस्तों को ऐड करना भूल गए और उन्हें बहुत बुरा लग जाता है। तो यही था, जो यूएसएसआर है ना, वो जैसे ही बिखरता है, अब ऑब्वियसली इतना बड़ा देश था, हम ऐसे नहीं कर सकते कि बिखर गया चलो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ये लोग एक ग्रुप क्रिएट करते हैं अपना, जिसको ये कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (CIS). एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पर ये अपने सोशल और इकोनॉमिक इशूज कुछ भी आके डिस्कस कर सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त थे, ऑब्वियसली दोस्ती तो रखनी पड़ेगी। तो ये लोग अपना प्यारा सा ग्रुप बनाते हैं, पर ना ये लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को बुलाना ही भूल जाते हैं और उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि यार यूएसएसआर हम तो तुम्हें अपना बड़ा भाई मानते थे और तुम हमें बुलाना भूल गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि द एक्सक्लूजन ऑफ दीज रिपब्लिक्स वॉज एन इशू दैट वॉज क्विकली रिजॉल्व बाय मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द CIS। तो यूएसएसआर कहते हैं अरे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तुम्हें बुरा लगा, आई एम सो सॉरी, तुम एक काम करो, तुम हमारे फाउंडिंग मेंबर्स बन जाओ CIS के। और ग्रुप में जो दोस्त छूट गए थे उनको मैंने कहा कि अरे यार तुम्हें बुरा लगा, चलो तुम ही एडमिन बच जाओ। तो उन्होंने ये किया कि इन सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया प्यार से। अब ये जो मैं नेक्स्ट 3 पॉइंट्स बोलूँगी, इन्हें आपको एकदम ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये ना मेरे पोस्ट में आए थे और क्या पता आपके में भी आए, और वैसे भी जनरली ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। जो रशिया है ना, उसको राजगद्दी मिलती है यूएसएसआर। तो जब हम सोवियत यूनियन कहते हैं ना, सबसे पहले हमारे मन में आता है रशिया। मानते हैं कि ये ही सक्सेसर स्टेट था हमारे सोवियत यूनियन। क्यों कहते हैं, इसके 3 मेजर पॉइंट्स है। शुरू होता है पहला, इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है दीदी? तो आपको पता है कि यूएन में 193 मेंबर्स है और हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशंस, जिनका नाम आप कमेंट डाउन करोगे, और वैसे भी हम सिक्योरिटी वाले चैप्टर में उन्हें पूरा आराम से समझेंगे। इनके पास होती है एक वीटो पावर। अब वीटो पावर मैं आपको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पर इसका ये मतलब ले लो कि इमेजिन करो कि कोई डिसीजन लिया जा रहा है जिसमें हमें वोटिंग की जरूरत है। तो मान लो कि डिसीजन लिया जा रहा है कि यार हम न्यूक्लियर वेपन्स को बैन कर देते हैं। तो सारी 192 कंट्रीज ने बोला कि हाँ हम सहमत हैं, आप न्यूक्लियर वेपन्स को बैन कर दो। पर मैं परमानेंट मेंबर हूँ, एग्जाम्पल मानो कि रशिया परमानेंट मेंबर है ना, तो रशिया ने अगर कह दिया कि नहीं मैं वीटो कर रहा हूँ,
तो इसका मतलब है न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने का वो डिसीजन वहीं पर ही रुक जाएगा। सारे के सारे नेशन एक डिसीजन के लिए हाँ करें और मेरे पास वीटो है और मैंने हाथ उठा के कह दिया कि नहीं, मैं वीटो कर रहा हूँ, दैट मीन्स वो डिसीजन वहीं पर ही रद्द हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर होती है और ये वीटो पावर इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास होती है। वैसे तो ये पहले यूएसएसआर के पास थी, पर यूएसएसआर जब बिखर गया तो ये जो पावर है हमारे रशिया को प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट्स ऑफ द सोवियत यूनियन। तो जो भी सारे हमारे ट्रीटीज और कमिटमेंट्स थे ना यूएसएसआर के, वो सारे अब रशिया निभाएगा और रशिया के पास ही सारी जिम्मेदारी चली गई है। और जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि रशिया took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें कभी भी रशिया से पंगा नहीं लेना है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? यूएसएसआर के टाइम पे ये लोग इतना ज़्यादा लड़ते थे, कोल्ड वॉर में इनका यही था कि ये लोग मिलिट्री को टक्कर देते थे। इतने सारे मिलिट्री आर्सेनल्स, आर्म्स और हथियार, गोली, बम बारूद, न्यूक्लियर वेपन्स इतना ज़्यादा बनाते थे कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। टन्स एंड किलोस का न्यूक्लियर वेपन है इनके पास। सीरियसली पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, इतना ज़्यादा है रशिया के पास। वैसे तो यूएस के पास भी है, पर रशिया भी कम नहीं है। आपको थोड़े तो मेजर्स लेने पड़ेंगे ना उन्हें कंट्रोल करने के लिए। हम आपको कैसे ट्रस्ट कर दें? आपका मन चले तो आप कभी भी उड़ा दो हमको, कुछ गलत इस्तेमाल ना कर दे, अटैक्स ना कर दे। इसीलिए इन्होंने ये कुछ डिसआर्मामेंट मेजर साइन करे यूएस के साथ रशिया ने, क्योंकि रशिया बनता है न्यूक्लियर स्टेट। यानी कि इन 15 मेंबर्स में से सिर्फ रशिया ही बनता है जिसको सारे न्यूक्लियर वेपन्स मिलते हैं। इन वे हमें रशिया से कभी पंगा नहीं लेना है, ये याद रखना। तो अब हम इसका आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे, विच इज हेंस द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस डेड एंड बरिड। यानी कि अब सब कुछ हो गया है, रशिया ने सारी ट्रीटी साइन कर ली है, सीआईएस भी बन चुका है। अब हम फाइनली यूएसएसआर को खत्म कर देते हैं। बेचारा मर चुका था और हम उसको अच्छे से दफना देते हैं, एक प्यारा सा फ्यूनरल देके हम खत्म कर देते हैं सोवियत यूनियन को। तो हमारा ये टॉपिक तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, Why did the Soviet Union disintegrate? तो पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है। While there are unique features of the Soviet collapse, there may be more general lessons to be drawn from this very important case। बहुत सारे हम स्पेकुलेशन, बहुत सारे हम दिमाग लगा सकते हैं कि क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ था, और उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं जो आप अपने एग्जाम में लिख के आओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मेनी ईयर्स लेड टू सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेजेस एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी बिगेन टू डाउट एंड क्वेश्चन देयर ओन सिस्टम। यानी कि कंज्यूमर शॉर्टेज हो गई थी यहाँ पर। वो इंडस्ट्री जो पिंस से लेके कार्स तक सब कुछ अपने देश में खुद बनाती थी, अब उनके पास पैसा नहीं था अपनी रोटी कपड़ा मकान बेच कर ना बम गोली बारूद बना रहे थे। कंज्यूमर शॉर्टेजेस हो गई थी कि लोग ब्रेड खरीदने के लिए भी इतना ज़्यादा पैसा बोरी में भर के ले जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। इतनी बुरी कंडीशन थी इनकी, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं। सोवियत यूनियन में जो सारे के सारे लोग हैं वो अपनी ही गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने लग जाती है कि पहले तो तुम हमें वेलफेयर स्कीम्स देते थे, हमारा ख्याल रखते थे, अब क्यों तुम हमारा ख्याल नहीं रख रहे? कम्युनिस्ट पार्टी को और सोवियत यूनियन को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि तुम लोग कर क्या रहे हो। है कि द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल and the development of its satellite states in the Eastern Europe and within the Soviet system, that is the 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन पर्टिकुलर। सारा ध्यान सिर्फ यूएस के मिलिट्री को टक्कर देने में लगा देते थे, सारे के सारे पैसे अपना न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल बनाने में सारे रिसोर्सेज खर्च कर देते थे और कुछ बचता ही नहीं था। जो डेवलपमेंट है इनके सैटेलाइट नेशंस के, जितने भी सारे जो ये ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज, क्योंकि ऑब्वियसली इनका पार्ट बन गए थे तो इन्हें इनका ख्याल रखना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली जो 5 हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये इनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। इसमें भी इनके बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो चले जाते थे और लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे। इसको मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि इमेजिन करो, इतना बड़ा देश है, इतनी अच्छी चीज़ें हो रही थी, पर अब धीरे धीरे सब कुछ इतना ज़्यादा बिखर रहा है। ऑब्वियसली लोगों को गुस्सा आएगा जब आपके पास बोलने की आज़ादी नहीं है, कुछ करने की आज़ादी नहीं है, ऊपर से इतना ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में, खुद इमेजिन करो। और हमारा तीसरा पॉइंट है कि दे हैड अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन। बिल्कुल भी इनके पास पैसे नहीं थे, जितने पैसे थे सारे इनके सिर्फ मिलिट्री वगैरह में जा रहे थे, तो इनके पास इतना ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन हो गया था, ये लोग कर्ज में डूब गए थे। तो इनका एक एक जो एलिमेंट होता है, आई डोंट नो कैसे बनता होगा। थोड़ा सा टॉपिक से हट के अगर मैं बताऊँ तो किसने इन्वेंट किया था, क्यों इन्वेंट किया था, जैसे मैंने कहा कि हमें रशिया से टक्कर नहीं लेना चाहिए, हमसे भी नहीं ले सकते क्योंकि वी आर ऑल्सो अ न्यूक्लियर स्टेट, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। माना जाता है कि जब भी कोई न्यूक्लियर अटैक होता है, भूलना नहीं चाहिए वैसे, अगर किसी ने भी वो सर्वाइव कर लिया नेक्स्ट 7th जनरेशन तक, दैट पर्सन विल बी बॉर्न विद अ डिसेबिलिटी। इन न्यूक्लियर वेपन्स में बहुत सारे कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते।
जो ये बनाते भी हैं ना, जो साइंटिस्ट वगैरह जो भी वर्कर्स होते हैं, उनको प्रॉपर कुछ पहनना पड़ता है तभी ये उसके पास जा सकते हैं, क्योंकि इनमें से ना रेडिएशंस भी होती हैं और ये रेडिएशंस वगैरह बहुत ज़्यादा स्किन डिजीजेस भी रिफ्लेक्ट करती हैं। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। आप इनके पास भी नहीं जा सकते। आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट, आई एम सो स्कैर्ड ऑफ दीज थिंग्स। जैसे में पढ़ रहे हैं कि हाँ न्यूक्लियर स्टेट बन गया है ये वो, पर इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स बनाना आसान नहीं था। इतने ज़्यादा वेपन्स बना रहे थे ये लोग, इनका सारा पैसा इसी में जा रहा था। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट एंड वर इंस्पायर्ड बाय इट। यानी कि अब ना लोगों में नॉलेज आ जाती है, लोगों को समझ आ जाता है कि यार वेस्ट वाले हमसे अच्छा जी रहे। उन्हें तो हमेशा इस भ्रम में रखा गया, झूठ बोला गया कि अरे तुम लोग को पता नहीं है, तुम लोग वेस्ट वालों से बहुत अच्छा जी रहे हो। उस टाइम पर ये थोड़ा ना था कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हमें दूसरों की ज़िंदगी के बारे में पता चल रहा है। हाँ, बर्लिन में पता चल रहा था, तभी तो बर्लिन वाले भाग भाग के उधर जा रहे थे, क्योंकि ईस्ट बर्लिन वाले देख पा रहे थे कि वेस्ट बर्लिन वाले कितना अच्छा जी रहे हैं, वहाँ पर कितना अच्छा डेवलपमेंट है। जब इन लोगों को पता चलता है कि वेस्ट वाले हमसे बहुत अच्छा जी रहे हैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें अब वेस्ट की तरह बनना है, हमें अब यूएसएसआर में नहीं रहना। नेक्स्ट इज दैट दे कुड सी द डिस्पैरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ द वेस्ट। यानी कि उनको समझ आ रहा था, उनको ये दिख रहा था कि यार वो लोग कितना अच्छा जी रहे हैं और हम लोग कितना बुरा। तो उनमें दिमाग आ गया था, तो ये सोच पा रहे थे कि नहीं यार, वेस्ट वाले हमसे अच्छा जी रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ हमसे ज़्यादा अच्छी है। पर उन्हें ये समझ आ गया था कि उनकी सरकार ने उन्हें झूठ बोला है। उन्हें समझ आ गया था कि वेस्ट वाले उनसे काफ़ी अच्छा जी रहे हैं और वो डिफरेंस बता पा रहे थे। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड दैट द सोवियत सिस्टम वाज बेटर देन द वेस्टर्न कैपिटलिज्म, द रियलिटी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस केम एज अ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक टू पीपल। इमेजिन करो कि आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है 10 साल से। सच है कि इनकी आंखों में ना पट्टी बांध रखी थी। जो सारे के सारे लीडर्स आए थे वो हमेशा झूठ कहते थे कि अरे तुम लोग ना आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, वेस्ट वाले तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पर जब हमारे मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं ना, वो जब रिफॉर्म्स लाते हैं, वो ये सीक्रेट खोल देते हैं कि नहीं, उनको पता नहीं है कि वेस्ट वाले कितना अच्छा जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। पर जब उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि यार हमसे इतना बड़ा झूठ बोला हमारी सरकार ने, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक लगता है, उनका दिमाग समझ जाता है। तो जो सोवियत यूनियन है ना, इट हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अ पॉलिटिकल सेंस एज वेल। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन तो था ही, पैसा तो रुक गया था, पर ऐसा भी है कि पॉलिटिकल सिस्टम भी एकदम स्थिर हो गया था। सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और वो एकदम ब्यूरोक्रेटिक थी, एकदम अथॉरिटेटिव थी। वो लोगों को बोलने की भी आज़ादी नहीं देती थी और वो अकाउंटेबल नहीं थी लोगों से। वो जो मन में आए अपनी मर्जी करती थी। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इतना बकवास हो गया था, कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता था और लोग एकदम तंग आ गए थे सच्ची। और उसका पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। वो जो मन में आए जो मर्जी करती थी और लोगों को जवाब नहीं देती थी। तो अब है कि ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, rampant competition and the inability of the system to correct the mistakes it had made। जो लोग हैं ना, उनको एलियंस जैसा फील होता था अपने ही देश में। वो अपने गवर्नमेंट से कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे। उन्हें लगता था कि हम कौन से देश में जी रहे हैं, हमें खुद नहीं पता। उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो इतना स्टिफल हो गया, कुछ भी काम नहीं हो पाता था ढंग से। और जो रैम्पमेंट कॉम्पिटिशन है, रैम्पमेंट मतलब ये जो कॉम्पिटिशन था ना कोल्ड वॉर का, उनसे वो तंग आ चुके थे। इतना ज़्यादा है कि आप रोटी कपड़ा मकान बेचकर सिर्फ यूएस की मिलिट्री को टक्कर देने के लिए आप इतने सारे वेपन्स वगैरह बना रही हो। मतलब लोगों को जिंदा मार कर इतनी ज़्यादा कंज्यूमर शॉर्टेजेस हो गई थी। सीवियर यूज़ किया है ना, वो सच है। उनके पास पैसे नहीं थे खाने पीने के और ये लोग मज़े से अपने हथियार बना रहे थे। तो इन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है इस कंपटीशन से कि ख़त्म करो इस कंपटीशन को। और ये है कि इतनी ज़्यादा गलतियाँ करते थे और इनके अंदर ये एहसास ही नहीं था कि इन्हें ये गलतियाँ सुधारनी चाहिए और अपने लोगों को जवाब नहीं देते थे। नेक्स्ट इज द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन द गवर्नमेंट। ये बिल्कुल भी खुद को ना ओपन नहीं कर रखना चाहते थे। ये सोचते थे कि हम लोगों को कुछ भी ना बताएं और लोग हमारी पार्टी में, हमारी गवर्नमेंट में दखल अंदाजी ना दें। तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी खुद को ओपन नहीं करना चाहती थी। अगर लोग कहते थे कि यार तुम्हारी पार्टी में हो क्या रहा है, हमें तो बताओ, तुम्हारी सरकार कैसे चल रही है ये तो बताओ, वो सीधा मना कर देते थे। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड, द पार्टी वॉज नॉट एबल टू हैंडल इट। आप मैप में देखो यूएसएसआर कितना ज़्यादा बड़ा था, प्लस उसका सोवियत ब्लॉक भी आ जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वाला जो पार्ट है जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, और वॉर्सो पैक्ट के भी इतने सारे मेंबर्स। अब इनका था कि सिर्फ एक ही पार्टी रूल करेगी, तो एक ही पार्टी इतने बड़े देश में कैसे रूल कर सकती है, तुम खुद सोचो। यूएसएसआर में तो रूल कर रही है, बाकी और अपने पास में रूल करे, कैसे करेगी, कैसे संभालेगी।
तो वो सँभाल ही नहीं पा रही थी अपने लोगों को, वो उस वास्ट लैंड को, उस वास्ट एरिया को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। दे वर नॉट एबल टू हैंडल इट एट ऑल। नेक्स्ट, द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन मोर प्रिविलेजेस देन द ऑर्डिनरी सिटीजन्स। जो पार्टी लीडर्स थे ना, उन्हें इतने ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे। वो लोग जी रहे हैं बंगले में, 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं, मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं। उन्हें ज़रूर गुस्सा आएगा। अब है कि पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूलर। The government increasingly lost its popular backing। फिर लेनिन लाते हैं, इतना खूबसूरत तरीके से वो रेवोल्यूशन करते हैं, यूएसएसआर को बनाते हैं, और जो पूरा यूएसएसआर है उनके फ़ैन हो जाते हैं। वो अपनी गवर्नमेंट से कनेक्ट करते हैं। पर अब क्या हो जाता है, जो लोग हैं ना, वो अपनी गवर्नमेंट से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सारे इकोनॉमिक रीजंस पढ़ लिए, हमने सारे पॉलिटिकल रीजंस पढ़ लिए। इकोनॉमिक में ये था कि भाई इकोनॉमी पूरी स्टैगनेंट हो गई थी, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। और पॉलिटिकल रीजंस में मैंने आपको सारा समझाया कि जितने भी थे कि लोगों को एलिनेटेड फील होता था, ये लोग बहुत बुरा ट्रीट करते थे, लगता था कि यार हम कौन से नेशन में, हमें खुद ही नहीं पता। एकदम अथॉरिटी थी, और जो हमारा कम्युनिस्ट पार्टी है वो रूल ही नहीं कर पा रहा था इतने बड़े नेशन को। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस। अब थोड़ा हम ब्रेक लेते हैं और कुछ और बात समझते हैं, क्योंकि मैं सब कुछ जो है एनसीईआरटी के फ्लो से समझा रही हूँ। तो अब ना एनसीईआरटी में ये लाइन आती है कि कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स प्रॉमिस टू डील विद दीज सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये जो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी, कॉर्पोरेशन ये सारी बातें समझते हैं। इसलिए मैंने बोला ना कि वो क्यूट से थे, वो समझते हैं इस बात को, और तभी वो रिफॉर्म्स लाते हैं, और वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये जो बदलाव लाऊंगा ना, इससे मैं अपनी कंट्री को ऐसा बनाऊंगा कि हम रियल में वेस्ट को टक्कर दे पाए। सिर्फ मिलिट्री में नहीं, हम उन्हें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल वे में, साइंस में भी चैलेंज कर पाए, और इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में भी चैलेंज कर पाए। वो ऐसा चाहते थे। क्वेश्चन उठ के ये आता है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। मैं थोड़ा थक गई हूँ, थोड़ा ऐसे हो जाती हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इन स्पाइट ऑफ गॉर्बाचेव एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड हिज अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स। ये डायग्नोसिस मतलब समझते हो ना, जैसे कोई इंसान बीमार है और डॉक्टर उसका इलाज करता है ना, तो उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। तो हमारे मिखाइल गोर्बाचेव को ना ये समझ आ जाता है कि यूएसएसआर बीमार है और उसे इलाज की ज़रूरत है, तो वो रिफॉर्म्स करते हैं। पर भी कैसे बिखर गया दीदी, ये तो इतना अच्छा कर रहे थे, रिफॉर्म्स होने के बाद यूएसएसआर यूएसए को टक्कर दे पाता, ये नेशन और तरक्की कर सकता था, पर ये बिखर कैसे गया। इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए हमारे गोर्बाचेव ने, पर तब भी यूएसएसआर बिखर गया। ऐसा क्यों हुआ वो हम समझते हैं। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, पर मैंने प्रॉपर ऐसे लाइंस बना रखी हैं। ये मेरे बहुत पुराने नोट्स हैं, जब मैं 12th में थी तभी मैंने ये बनाए थे। आपके लिए मैं फ्रेश नोट्स बनाती हूँ, पर आई एम जस्ट शोइंग यू। एनीवे, 2 डंडी बनाई, नीचे लिखा प्रॉपर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय गोर्बाचेव। देयर वर sections of Soviet society which felt that Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with his methods. They thought that the reforms did not benefit in the way that they had hoped, और दे बेनिफिटेड टू अर्ली। जो बहुत सारे लोग हैं हमारे सोवियत यूनियन के, वो ये बिलीव करते थे कि यार जो हमारा गोर्बाचेव है ना, उसने बहुत ही धीरे ये सारे रिफॉर्म्स किए, उन्होंने कछुए की तरह ये रिफॉर्म्स किए। उनको ये था कि यार उन्हें बहुत जल्दी ये सारे रिफॉर्म्स करने चाहिए थे, और वो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी अब नहीं बचा था। वो रिफॉर्म्स थे ना, वो ऐसे बेनिफिट नहीं किए जिससे इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। मतलब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत अच्छा हो जाएगा, इतने जल्दी बेनिफिट्स हो जाते हैं, ऐसा आ जाता है। और इन्हें लगता है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं वो फालतू के हैं, लोग कि ये लोग तुम्हारे एक्स जैसा ही तुम्हें ट्रीट करें, तो तुम अच्छा करोगे ना, तो भी इन्हें उसमें कमियां दिखनी कि गोर्बाचेव तुम इतना आराम से क्यों कर रहे हो, तो बड़े बकवास से रिफॉर्म्स लाए हो, तुम मुझे नहीं आता है गोर्बाचेव को, तो करे क्या। तो ये तो हमारा पहला सेक्शन था, लोगों का सेक्शन। अब हमारा दूसरी तरफ है कम्युनिस्ट पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज हु सर्व्ड द सिस्टम took the exact opposite view, and they felt that their power and privileges were threatened and Gorbachev was moving too quickly। यानी कि ये लोग ना पूरा उल्टा सोच रहे थे कि गोर्बाचेव बहुत जल्दी बदलाव लिया है, और गोर्बाचेव की वजह से इनके हाथों से पूरी की पूरी पावर छिन गई, और सारे के सारे जो लीडर्स थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि गोर्बाचेव की वजह से हमारे हाथों से पावर चली गई, हमारे हाथों से अथॉरिटी चली गई, प्रिविलेजेस चले गए हैं। तुम समझ रहे हो ना, बेचारे गोर्बाचेव एक इतना अच्छा काम करने निकले थे, अपने देश को बदलने निकले थे, और इनके साथ ये हो जाता है। इनकी जनता भी इनसे नाखुश हो जाती है, ये अपने पार्टी के लोगों को भी खफा कर देते हैं। तो ये ना घर के रहे ना घाट के रहे। गोर्बाचेव्स रिफॉर्म क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ, आपने टग ऑफ वॉर कभी खेला है, रस्सा खींच जिसे हम कहते हैं। तो इमेजिन करो कि एक रस्सी है, आप उस तरफ से भी खींच रहे हो, उस तरफ से भी, और बीच में हमारे थे गोर्बाचेव। तो इस तरफ से उनके कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स उन्हें ही ब्लेम कर रहे थे कि तुम पागल हो गए, और इस तरफ से लोग उन्हें ब्लेम कर रहे थे कि तुमने रिफॉर्म्स लाके गलत किया।
तो ये इस तरफ से भी खींच रहे थे और उस तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट है, ही लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स एंड वाज डिवाइडेड इन पब्लिक ओपिनियन। दोनों तरफ से उनका सपोर्ट जो है चला गया था। ना उनके खुद के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे सोवियत यूनियन की, ना उनके खुद की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है, even those who were with him became disillusioned as they felt that he did not properly defend his own policies। यानी कि लोग इनके साथ खुद थे ना, उन्हें भी लगता है कि यार ये खुद के ही रिफॉर्म्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे साथ क्या रहेगा। सारे लोग थे जो इन्हें सपोर्ट करते थे, वो इनके साथ रहना बंद कर देते हैं और इन्हें छोड़ देते हैं। जैसे हमारे बोरिस येल्सिन है, बोरिस येल्सिन हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बनते हैं और वो ना खेल गॉर्बेचेव के बड़े खास थे। वही हमारे बोरिस येल्सिन को मेयर बनाते हैं मॉस्को का और बाद में जाके बोरिस येल्सिन ही सोवियत यूनियन को डिसबैंड करेंगे और इस पार्टी को हटाएंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो आपको के सामने जरूर लिखना आएगी कि व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। तो पहले तो हमारे कुछ इकोनॉमिक रीजंस थे, सोशल रीजंस थे और पॉलिटिकल रीजंस थे। आप ये भी कर सकते हो कि सोशल और पॉलिटिकल रीजंस को ना एक वो डंडी क्या बोलते हैं उसको, स्लैश वाली डंडी डाल के लिख देना, क्योंकि वो दोनों काइंड ऑफ सेम ही था। उसके बाद जब आप लिखोगे वो था कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर सॉवरेनिटी within various republics including Russia and the Baltic State republics, that is Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine, Georgia and others, proved to be the final and immediate cause for the disintegration of the USSR। एंडिंग में ये लाइन लिखनी है कि जो इमीडिएट कॉज था ना, जिसे कहते हैं ना एकदम इमीडिएटली, तुरंत जब हमारा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, इसी वजह से हुआ कि जो लोग थे ना, उनमें अब सॉवरेनिटी की, नेशनलिज्म की भावना जाग गई थी। आप नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर भी पढ़ोगे आगे जाके, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी। एक देश हो जब आपके जहन में, आपके दिल और जान में बस जाता है ना, तब पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है, आप इंसान ही बदल जाते हो। तो बहुत सारे लोगों के मन में अब आ गया था कि नेशनलिज्म की भावना जाग गई है कि इन्हें यूएसएसआर के साथ नहीं रहना है। मेरे हाथ दर्द हो गए हैं। अब इन्हें अपना खुद का नेशन बनाना है और ये लोग अपने आप को सॉवरेन स्टेट मान रहे थे। दे वांटेड द पावर टू रूल देमसेल्फ। हमें बंदिशों में बंद के नहीं रहना है, यूएसएसआर हमें प्लीज आज़ाद कर दो, हमें तुम लोग के साथ नहीं रहना है, हमें खुद एक सॉवरेन नेशन बनना है। एकदम इमीडिएट तुरंत कॉज था हमारे डिसइंटीग्रेशन का। जिस दिन लोगों के दिल और जहन में नेशनलिज्म की भावना आ जाती है ना, उस दिन हमारा यूएसएसआर फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो आप उसमें रशिया का नाम लिखना, आप यूक्रेन, बेलारूस और जो हमारे बाल्टिक स्टेट्स है जिसमें हमारा एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया आता है, बाकी जॉर्जिया, ये सारे और जो नेशंस थे, और बताना कि यहाँ पर नेशनलिज्म की भावना जाग गई थी। तो इतनी खूबसूरत जो मैंने आपको रीजंस बताए, सबसे पहले इकोनॉमिक रीजंस और पॉलिटिकल सोशल रीजंस, और हमारा एंड में नेशनलिज्म वाला बहुत ही ब्यूटीफुल आंसर फॉर्म हो जाता है। अभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, बेयर विद मी, बस कुछ बातें बाकी हैं। और आई कांट बिलीव कि मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, मैं 3 घंटे से शूट कर रही हूँ और अभी कुछ देर में मेरे सहरी का वक्त हो जाएगा 4 साढ़े 4 बजे, और मुझे खाना खाना है, फिर मेरा रोज़ा रहेगा। तो इसमें ना गाइज अब हमारे डिफरेंट व्यूज़ आ जाते हैं। पहला है वही सेम है कि आप डिफरेंट व्यूज़ लिख के 2 डंडी बनाओ, एक इस तरफ एक इस तरफ। पहले में हम लिखेंगे नेशनलिस्ट urges and feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and whether or not these reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union। अब बढ़ते हैं, फिर मैं इसका मतलब समझाऊंगी। और दूसरी डंडी की तरफ है, others think that Gorbachev's reforms speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that the government and the rulers could not control it। अब इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा नहीं था कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह है ना, ये होना कोई नई बात है। यूएसएसआर जब से बना है ना, हमेशा यहाँ पर नेशनल अनरेस्ट रहा है, और जब भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट होता था, ये लोग जाके उन्हें मरवा देते, सरप्रेस कर देते थे। कितने सारे प्रोटेस्ट हुए और जितने भी लीडर्स थे उन्होंने इस प्रोटेस्ट को सरप्रेस किया। पर हमारे गोर्बाचेव ही ऐसे लीडर थे जो प्रोटेस्ट होने देते हैं, जो लोगों को बोलने की आज़ादी देते हैं। शायद यही इनकी गलती थी, ये मान लो। तो ये सेक्शन ये मानता है कि इसमें सिर्फ गोर्बाचेव की गलती थी। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुए, हमेशा होते रहते थे। रिफॉर्म्स लाते या नहीं लाते, ये प्रोटेस्ट तो हो। दूसरा सेक्शन है, उनका व्यू है कि भाई जो गोर्बाचेव है ना, उनके रिफॉर्म्स ने स्पीड अप कर दिया। जब से मैंने आपको चैलेंजेस ऑफ द सोवियत सिस्टम पढ़ाया था, हम तब से जान चुके हैं कि यार ये इतना बुरा सिस्टम हो गया, ये देश ऑब्वियसली बिखरेगा ही। जो गोर्बाचेव आए, उन्होंने जब रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए ना, तो
उस रिफॉर्म से मान लो कि एकदम 100 की स्पीड से कोई गाड़ी चल रही थी, पर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के बाद वो गाड़ी 170 की स्पीड पर चलने लगी। जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो एक्सट्रीम स्पीड अप हो गया जब गॉर्बाचेव ने उन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया अपने यूएसएसआर को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते गॉर्बाचेव तो क्या पता यूएसएसआर अभी भी होता, पर बेचारे वो कर नहीं पाते हैं और उनके रिफॉर्म्स की वजह से पूरा का पूरा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यूएसएसआर के हर एक कोने पर और वार्सो पैक्ट और सोवियत ब्लॉक के भी हर एक कोने पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। लोग एकदम पागल हो जाते हैं कि अब हमें यूएसएसआर के साथ नहीं रहना है। कम्युनिस्ट पार्टी है, डिस्टर्बेंसेस को रोक नहीं पाती। एक के बाद एक जो है हमारा यूएसएसआर पूरा का पूरा बिखरना शुरू हो जाता है, हर एक देश जो है टूटना शुरू हो जाता है। तो ये थे इनके दो डिफरेंट व्यूज। पहला है वो ये मानता है कि जो प्रोटेस्ट है वो कोई नई बात नहीं है, प्रोटेस्ट संभालना आना चाहिए था, अच्छे से इंट्रोड्यूस करते तो हमारा यूएसएसआर नहीं बिखरता। जो दूसरा है वो ये मानता है कि प्रोटेस्ट वगैरह हैंडल ना करने की वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन लोगों को रोक नहीं पाती है और इसीलिए डिसइंटीग्रेशन होता है कि ऑल्दो द आयरॉनिक पार्ट टू बी नोटेड वाज दैट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर many thought that the nationalist unrest would be strongest in the Central Asian republics given their ethnic and religious differences within the rest of the Soviet Union and their economic backwardness। पॉइंट पहले आपको समझा चुकी हूँ। जो भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करा होता है ना बाहर से, वो ये सोचते हैं कि सबसे पहले अगर नेशनलिस्ट अनरेस्ट आएगा, प्रोटेस्ट वगैरह होंगे तो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज से होंगे क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, यहाँ पर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स। पर टू द सरप्राइज ऐसा नहीं होता। सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो बल्कि ये चाहते हैं कि वो सोवियत यूनियन के पार्ट ही रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि द नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन विद इन द सोवियत यूनियन वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूरोपियन एंड prosperous part in Russia and the Baltic areas as well as Ukraine and Georgia। इसका मतलब है हमने सोचा था कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो अपनी आवाज़ उठाएंगी, पर वो कुछ नहीं करती हैं बेचारी, वो चुपचाप रहती हैं। पर प्रोटेस्ट कहाँ होता है पता है ना गाइज? यूरोपियनाइज पार्ट में होता है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, क्योंकि ये ना अपने आप को बहुत ज़्यादा मान रहे होते हैं और ये कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेवलप थे। तो ये लोग इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्डिनरी पीपल हियर फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशियंस and from each other and concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union। अब जैसा मैंने कहा कि एनसीईआरटी में कुछ कुछ लाइंस हार्ड होती हैं, इसका बेसिक सा मतलब सिर्फ इतना है कि उन लोगों को ना बहुत ही एलियंस जैसा फील होता था अपने ही नेशन में, एलियंस जैसा फील होता था एक दूसरे के साथ। इन्हें ऐसा फील ही नहीं होता था कि ये यूएसएसआर का पार्ट है। पेपर में तो ऐसा था कि 15 नेशन साथ मिलकर भाइयों की तरह रहते थे, पर रियलिटी में ये लोग खुद से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। रशिया जो है वो यूक्रेन से ही कनेक्ट नहीं कर पाता था बल्कि उसका पड़ोसी देश है। तो ऐसा था कि ये लोग एक दूसरे से कनेक्शन नहीं फील करते थे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज थोड़ी बैकवर्ड थी। तो इन्हें लगता था कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक प्राइस पे कर रहे हैं इन लोगों को अपने साथ रखने के लिए। जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ा बन भी रहे थे, तो ये सोच रहे थे कि यार मैं क्यों इन लोगों को अपने साथ रखूँ जब मुझे इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है इनकी डेवलपमेंट में। इनके बहुत सारे पैसे जा रहे थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को अपने साथ रखने में। तो ये सोच रहे थे क्यों ना हम इनसे अलग हो जाएं और अपना खुद का नेशन बनाए, खुद का एक सॉवरेन स्टेट बनाए। तो फाइनली इसी के साथ आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। जैसे मम्मी उठ गई हैं, मुझे डांट रही हैं कि मैं रात के 2 बजे क्या शूट करूँ, कुछ देर में भी सैरी का भी वक्त हो जाए। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डोंट शाय अवे फ्रॉम कमेंटिंग। आई रियली होप दैट यू लव दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। बाय बाय, लव यू।